girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done now. तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीबीएसई बोर्ड में, जहां आज हम कवर करेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये जैसा आप जानते हैं कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर है और हम आज हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले थोड़ा हम नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का मीनिंग होता है राष्ट्रवाद, तो हम पहले जो नेशनलिज्म होता है उसके बारे में जान लेते हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है। जैसे आप जाएंगे इंडिया में, जैसे नेशनलिज्म इमर्ज होके आया, तो इंडिया में जब नेशनलिज्म इमर्ज होके आया तो पहले हमारे देश में मोनार्कीज हुआ करती थी। बहुत सारे नेशंस थे जो अपनी एम्पायर्स थे जो अपनी पावर की ग्रिड के लिए एक दूसरे को खत्म करने पे आमादा थे। उसी तरह से यूरोप में भी उसी तरह नेशनलिज्म जारी हुआ और फिर आप इंडिया में देखते हैं कि जो मोनार्कीज थी वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन के आई। जब ब्रिटिशर जब यहाँ से हमने भगाए तो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन के आई। तो इसी तरह यूरोप में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो उसी कंट्रीज कैसे यूरोप में नेशंस बने, उन्हीं की हम बात करेंगे। जैसे आज हम पढ़ते हैं इटली के बारे में पढ़ते हैं, जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं, फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं, यूनाइटेड किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक जो आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर की फुल्ली टेरिटरीज कैसे बनी, उसके बारे में हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप जब एनसीईआरटी की अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें जैसे ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है तो वहाँ पे आपको एक इमेज दी गई है, जो पेंटिंग जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जो बनाई गई है फ्रेडरिक सोरियो द्वारा। और वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, इन्हें 1848 में ये पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, तो आप उस पेंटिंग में ये भी देख पाएंगे कि मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस मार्चिंग एंड पेइंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आप देखेंगे कि बहुत जो औरत और इंसान है, जो आदमी और औरत हैं, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ मार्च कर रहे हैं और अपनी जो श्रद्धांजलि मतलब होमेज जो है वो पे कर रहे हैं टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो इसमें आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक फीमेल, जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा कि जो हमारे जैसे इंडिया में हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे जब हमारा एक नेशन नहीं था, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे अपने इंडिपेंडेंस के लिए, तो हम देखते हैं कि हमारे जो रेवोल्यूशनरीज जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी, जैसे भारत माता की जो पेंटिंग बनाई थी वो एक एज अ नेशन को पर्सनाफाई किया था। वैसा ही बिल्कुल जो हुआ था वो यूरोप में हुआ था। यूरोप में आप जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो पर्सिफिकेशन एलिगरी को पर्सिफाई किया गया था, बहुत सारी फीमेल फिगर उसी तरह थे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक फीमेल फिगर थी, उन्हें पर्सिफाई किया गया था। और उसमें आप देखते स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने न्यूयॉर्क में देखी होगी, वही आप न्यूयॉर्क में देखी होगी। तो टॉर्च ऑफ लाइट में, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने न्यूयॉर्क में देखी होगी। तो उसमें आप देखते हैं टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट जो है वो एक हाथ में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पकड़े हुए हैं, और जो चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, जो इंसान के जो हुकूक क्या होने चाहिए उनके बारे में एक फरमान, जो चार्टर, जैसे चार्टर को हम फरमान कहते हैं, वो एक उनके हाथ में पकड़ा हुआ है। तो अब हम सॉरी एक फ्रेंच आर्टिस्ट, जैसे मैंने बताया आपको, तो इन्होंने कुछ विजन्स मतलब रख रखे थे। जैसे हमारे जब इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था तो हमारे जो
कुछ कुछ जैसे अखंड भारत जो हम जानते हैं, अखंड भारत जैसे कुछ लोगों का सपना है, ठीक है, इंडिया में, उसी तरह से जो सौर्य के कुछ यूथोपियन विजन है, जो यूथोपियन का मतलब होता है अ विजन दैट इज अ विजन इन अ सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू बी एक्चुअली एग्जिस्ट, मतलब वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसका मतलब होता है एक ऐसा विजन जो बहुत अनलाइकली है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो इस विजन में सौर्य ने क्या डिफाइन किया था कि पीपल ग्रुप एज डिस्टिंक्ट नेशंस, पीपल्स को अलग अलग, जो पीपल जो पेंटिंग में जैसे आप देख रहे हैं कि वो मार्च कर रहे हैं टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उन अलग अलग पीपल्स को डिस्टिंक्ट नेशन का दर्जा दिया गया है, और होल्डिंग फ्लैग, अलग अलग अपने देशों के फ्लैग होल्ड कर रहे हैं, और बियरिंग उन देशों की नेशनल कॉस्ट्यूम जो है वो बियर करे हुए हैं, ठीक है। और जिसमें सबसे जो लीडिंग पोजीशन में है वो है यूएस और स्विट्जरलैंड। आपको पता होगा कि यूएस और स्विट्जरलैंड उस समय जो नेशन स्टेट बन चुके थे, और फ्रांस जो है वो जस्ट रीच्ड अभी आया है। 1789 में आपने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और वहां पे रेवोल्यूशनरीज आइडियाज आए। तो फ्रांस जो है अभी अभी एकदम पहुंचा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास, और बाद में फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग ब्लैक रेड एंड गोल्डन फ्लैग, ठीक। ये बाद में जर्मन पीपल्स हैं जो ब्लैक रेड और गोल्डन फ्लैग के साथ हैं, और ये आपको पता होगा ये तीनों कलर जो हैं जर्मनी के फ्लैग में भी पाए जाते हैं। जर्मनी पीपल कैरी फ्लैग इन होप्स टू यूनिफाई जर्मन स्टेट्स, जर्मनी स्पीकिंग स्टेट। वो एक लिबरल होप में है कि आगे चल के हमारा जो जर्मन जो स्टेट है, वो ये सारी बहुत सारी स्टेट यूनिफाई होंगी और एक जर्मन कंट्री बनाएंगी, जर्मनी कंट्री बनाएंगी। तो ये इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब फ्रेडरिक सॉरियो ने जब ये पेंटिंग बनाई, तो उस समय फ्रेडरिक सॉरियो ने जब ये पेंटिंग बनाई, तो उस समय जर्मनी जो था पूरी तरह से नेशन स्टेट नहीं बना था। और बाद में हम देखते हैं फॉलोड बाय द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बाद में जो उसके आगे जर्मनी के पीछे जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ टू सिक्लाइज के हैं, लोमार्डी के हैं, पोलैंड के हैं, इंग्लैंड के हैं, आयरलैंड के हैं, हंगरी के हैं और रशिया में। ये जब आप आंसर में सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो अच्छा लगता है एग्जामिनर को, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लिखिएगा। तो हम उसी पेंटिंग में देखेंगे कि जो क्राइस्ट है, जब आप ऊपर हिस्सा देखेंगे पेंटिंग का, तो आप देखते हैं कि क्राइस्ट, सेंट, एंजल्स गेज अपॉन, ठीक है। जो क्राइस्ट है, एंजल्स हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, उस तो फ्रेडरिक सर ने इस चीज को सिंपलाइज किया है, कहा है जो क्राइस्ट हैं और जो संत हैं और जो एंजल्स हैं, वो उन लोगों को शाबाशी दे रहे हैं, उन लोगों की मतलब उनका साथ देना चाह रहे हैं, जो पीपल्स जो है वॉक कर रहे हैं टुवर्ड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इट इज यूज टू सिंपलाइज द फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल्स। ये जो है ये सिंपलाइज करने के लिए फ्रेडरिक सॉरियो ने ये इस चीज को सिंपलाइज करने के लिए बनाया है कि ये भाई, फ्रेटर्निटी मीन्स होता है भाईचारा, ये भाईचारा दिखाता है फ्रेंच पीपल के लोगों के बीच में। अब हम बात आ जाते हैं नेशनलिज्म। अब देखिए हमने नेशनलिज्म के बारे में पूरा पढ़ा, लेकिन थोड़ा आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा नेशन स्टेट और ये नेशनलिज्म के बारे में थोड़ी डेफिनेशन दी गई है, हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेशनलिज्म की डेफिनेशन होती है द डिजायर ऑफ अ ग्रुप हु शेयर द सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये कुछ कॉमन लोगों की डिजायर, जो सेम रेस को बिलोंग करते हो, सेम कल्चर को बिलोंग करते हो, टू फॉर्म आ इंडिपेंडेंट कंट्री। जैसे हम लोगों के जब इंडिया में जब स्ट्रगल चल रहा था, तो हमने एक नेशन बनाया जिसे हम कंट्री इंडिया के नाम से आज जानते हैं। अब ये नेशनल जो था वो स्वीपिंग चेंजेस लाया इन दी पॉलिटिकल एंड मेंटल बर्ड ऑफ यूरोप। अभी बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे सिस्टम्स आए जिनने फ्रांस को, जो यूरोप को पूरी तरह चेंज कर दिया। जो आज हम देखते हैं यूरोप बहुत एडवांस है, तो यही वो चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, जैसे यूरोप, बहुत सारी यूरोपियन कंट्री हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो यही जो बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जो आइडिया रेवोल्यूशंस हुए, ये वही उनके ये स्वेपिंग चेंजेस लाए और इन द पॉलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, यूरोप की जो पॉलिटिकल दुनिया थी उसमें एक स्वेपिंग चेंजेस लाई। रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म वर नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनलिस्टिक
यहाँ पे प्लेस आएगा इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स। तो नेशनलिज्म का रिजल्ट तो था वो ये था कि जो पहले जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स बने थे उनकी जगह आप आज नेशन स्टेट बनने लगे। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज बनी। मॉडर्न स्टेट आज अब इसमें मॉडर्न स्टेट की आपकी एनसीईआरटी बुक में जो डेफिनेशन दी गई है उसके हिसाब से मॉडर्न स्टेट आ स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर टेरिटरी। जहां एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है वो एक्सरसाइज करती है क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी के ऊपर। अब हम नेशन स्टेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। नेशन स्टेट इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल डेवलप कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। इसमें हम नेशन स्टेट वो स्टेट होती है जहां पे कॉमन जो पीपल होते हैं सेम आइडेंटिटी शेयर करते हैं और कॉमन कल्चर शेयर करते हैं। जैसे इंडिया में इंडिया और पाकिस्तान जब हम बात करते हैं जब 1947, तो हम इंडिया और पाकिस्तानी जो होते हैं वो कॉमन हिस्ट्री हम लोगों की कॉमन हिस्ट्री है और कॉमन हमारा डिसेंट्स है और कॉमन ही हमारा कल्चर है। तो दिस कॉमननेस, यही कॉमननेस ब्रॉड थ्रू स्ट्रगल्स एक्शन ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल, यही कॉमननेस उजागर हुई नेशनलिज्म के जरिए और कॉमननेस स्ट्रगल्स के जरिए आई, लीडर्स को एक्शन के जरिए आई और जो कॉमन पीपल थे उनकी वजह से आई। हो गया पूरा वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया था वो वाला? हाँ वो ये पूरा हो गया। तो हम आ गए हैं जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पे और द आइडिया ऑफ नेशन की फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आइडिया ऑफ नेशन को किस तरह से जन्म दिया। द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो पहला एक्सप्रेशन जो नेशनलिज्म का आया वो आया ये तो जो पहली जो चिंगारी जो आई नेशनलिज्म की वो आई फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अर्लियर फ्रांस फुल फ्लैश टेरिटरी इन 1789 अंडर मोनार्ची। जब हम जानते हैं कि जो फ्रांस जो थी फुल फ्लैश टेरिटरी थी 1789 में जब वो मोनार्ची के अंडर थी। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेड टू अ ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्ची टू द फ्रेंच पीपल। जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस हुए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हुए वो जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उससे सोवरेनिटी जो ट्रांसफर हुई वो फ्रेंच पीपल के हाथ में हुई, जो आगे रिस्पॉन्सिबल हुए जो फ्रेंच की डेस्टिनी जो उनका जो आगे भविष्य होने वाला था और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इंडिपेंडेंट नेशन बनाने वाला था फ्रेंच। चेंजेस ब्रॉट बाय द रेवोल्यूशनरीज टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। जैसे इंडिया में हम देखते हैं 1947 से पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं था तो हमारे जो बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें हमें कलेक्टिव लाने के लिए बहुत सारे चीज़ें बनाई। जैसे हमारा नेशनल एंथम हो गया, हाँ हमारे लिए अलग अलग सॉन्ग हो गए, जैसे उसमें वंदे मातरम हो गया, वो सब कलेक्टिव सेंस ऑफ कलेक्टिवलाइजेशन के लिए वो डेवलप किया गया। न्यू ट्राई कलर्स वॉज चूज। अब यही चीज़ जो फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने की। A new tricolor was chosen to replace former royal standard। एक ट्राई कलर जैसे हमारे यहाँ भी ट्राई कलर चूज किया गया था जो जिसे हम तिरंगा कहते हैं, उसी तरह से ट्राई कलर फ्रेंच में भी एक फ्रांस ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड थे उनकी जगह एक ट्राई कलर एक फ्लैग जो था वो चूज किया गया। ले पार्टी द फादरलैंड एंड ली सिटीजन द सिटीजन एम्फसाइज द आइडिया ऑफ नोशन एंजॉइंग इक्वल राइट्स। जो ला पार्टी इसका मतलब फादरलैंड, जैसे हमारे यहाँ भारत माता कहा जाता है, पूरे देश को भारत माता एम्फसाइज किया जाता है, उसी तरह से फ्रांस में भी ली पार्टी का मतलब होता है जो फादरलैंड, जो पिता की जो लैंड है, और ली स्वीडन का मतलब होता है सिटीजन, जो उसके पुत्र हैं जो सिटीजन्स। एम्फसाइज द नोशन ऑफ कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट। ये सब डिफाइन कर रहे थे उन चीज़ों को जो एक कम्युनिटी जो रहती है एक देश में और वो सबके सब इंजॉय करते हैं इक्वल राइट। स्टेट अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि स्टेट जनरल उस समय इलेक्ट की गई थी बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन उस समय के वो सिटीजन्स होते थे जिनके पास वोटिंग राइट्स होते थे। तो और इसे नेशनल असेंबली का दर्जा दिया गया। हाइम्स पर हाइम्स कंपोज की गई, ओथ्स पर टेकन, ओथ्स ली गई, जैसे हमारे यहाँ भी ली गई थी। मार्टिर्स कमेमोरेटेड, जो शहीद होते थे उन्हें को बहुत कमेमोरेट किया जाता था, उन्हें बहुत उनके ऊपर कहानियाँ लिखी जाती थी। रीजनल डायलेक्ट्स पर डिस्करेज, जो रीजनल डायलेक्ट्स जो रीजनल भाषा थी उस समय फ्रेंच में, जैसे
हमारे यहाँ इंडिया में देख सकते हैं जैसे गुजराती है, इन गुजराती और सारी लैंग्वेजेस इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और एक कॉमन लैंग्वेज जो फ्रेंच थी उस समय, फ्रेंच लैंग्वेज थी, उसको प्रायोरिटी दी गई ताकि लोगों में कॉमननेस आए। यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मीजर्स वर अडॉप्टेड। जो यूनिफॉर्म सिस्टम थे, जहां पूरा फ्रेंच जो कॉलोनीज थी उनमें एक यूनिफॉर्म सिस्टम ही वेट ऑफ मीजर्स का फॉलो होगा, ना कि अलग अलग वर अडॉप्टेड। इंटरनल ड्यूटीज एंड ड्यूटीज वर एबॉलिश। जो इंटरनल जो टैक्सेस डिफरेंट इंटरनल जो टैक्सेस थे वो अबॉलिश कर दिए गए। तो हम आ गए आफ्टर मैथ्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बाद में क्या हुआ, उसके रिजल्ट्स क्या आए। तो न्यूज़ रीच इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप, डिफरेंट सिटीज़ थी यूरोप की, वहाँ जैसी फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे और जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशनरी के लोगों ने रेवोल्यूशन किया उसकी न्यूज़ अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच गई और वहाँ से फिर ये आइडियाज़ उन देशों में जहाँ ये पहुंची वहाँ भी ये नेशनलिज्म के आइडियाज़ इमर्ज करने लगे। स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। जो स्टूडेंट्स थे और जो मिडिल क्लास थी वो जैकोबिन क्लब्स के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो वो जैकोबिन क्लब फॉर्म करने लगे। एक्टिविटीज प्रिपेयर्ड अ वे फॉर फ्रेंच आर्मीज टू मूव अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। जो एक्टिविटीज थी वो प्रिपेयर्ड अ वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज, उन्होंने प्रिपेयर्ड किया एक वे जाकि फ्रेंच आर्मीज जो अदर पार्ट ऑफ यूरोप में जा सके। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन फ्रेंच आर्मी कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। और इस तरह से जो आइडिया था नेशनलिज्म का वो अब्रॉड गया और वहाँ पे भी जो नेशन स्टेट फॉर्मेशन करने का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड। अब आपकी एनसीईआरटी में जो नेपोलियन के जो रिफॉर्म्स थे इंट्रोड्यूस, उन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, तो हम उस पर देख लेते हैं कि रिफॉर्म्स क्या क्या थे जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए थे। सिविल कोड ऑफ 1864 विच इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इसने जो प्रिविलेजेस होते थे, जो लोगों के बर्थ से उनके पास प्रिविलेज होते थे, उन्हें खत्म कर दिया और एस्टैब्लिश इक्वलिटी प्लेस की बिफोर लॉ। Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal dues and freed peasants from serfdom। जो नेपोलियन ने एबॉलिश कर दिया फ्यूडल ड्यूज का, फ्यूडल सिस्टम का, जो फ्यूडल सिस्टम था वहाँ का एबॉलिश कर दिया, जो जमींदारी सिस्टम वगैरह था वो एबॉलिश कर दिया और फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम। जो पीजेंट जो एक कर्ज के बोझ में दब जाते थे पीजेंट्स, उन्हें वहाँ से फ्री कर दिया। पीजेंट्स आर गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस बर रिमूव्ड इन टाउन्स। जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है टाउन्स लोगों पे वो रिमूव कर दिए गए। पीजेंट आर्टिसंस एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड फ्रीडम। और जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, उन्होंने एक नई तरह की, मतलब एक हिसाब से उन्हें नई फ्रीडम एंजॉय की। मतलब नेपोलियन बहुत सारे यूरोप के लोगों में बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाए जो आज हम देखते हैं यूरोप बहुत डेवलप है। तो इसी की वजह से ये कुछ ऐसे चेंजेस थे जो यूरोप को बहुत डेवलप कर गए, जो उस समय रेवोल्यूशन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। और ये बिजनेस में स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड द एक्सचेंज ऑफ चेंजेस। तो जब एक कॉमन सिस्टम, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर्स होता है और अगर एक कॉमन करेंसी होती है तो हमें ट्रेड करने में बड़ी आसानी होती है। जैसे हम देखते हैं पूरी दुनिया में जब ट्रेड होता है वो डॉलर से होता है। तो अगर पूरी दुनिया में हम ट्रेड कर रहे हैं डॉलर से, तो ये डॉलर टू डॉलर एक्सचेंज जब होता है तो ये आसान होता है। अगर हम रुपी में, अगर मान लीजिए जैसे चाइना की करेंसी और हम इंडिया में करेंसी में ट्रेड करें तो ट्रेड बहुत मुश्किल होगी। तो एक यही सिस्टम फ्रांस, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एरियाज थे, वहाँ पे अलग अलग करेंसीज यूज होती थी। लेकिन जैसे नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस एक रिफॉर्म किया कि हर जगह उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया कि वहाँ पे एक कॉमन करेंसी होगी। तो चलिए दोस्तों, ये जो आपका पहला लेक्चर है वो खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पार्ट जो है वो एनसीईआरटी का वो डिस्कस करेंगे। और आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कर दीजिए।